अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, यकीनन ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं नॉवेल। ठीक है, आज हम नॉवेल पढ़ रहे हैं। नॉवेल एक तवील कहानी होती है और जो है अफसाने की तरह छोटी नहीं होती, मुख्तसर नहीं होती। नावल बड़े बड़े होते हैं और इसे पढ़ने में मज़ा आता है और इसमें तमाम तर जुज़ियात को बहुत तफसील के साथ बयान किया जाता है। ठीक है, और आज हमारे पास जो है हिस्सा नसर में जो है नावल है हमारे पास। ठीक, नावल, हाँ, और जो है लिखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं। आज का उन्वान क्या है हमारे पास? ठेले वाला शहज़ादा। और नावल निगार का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, आज हम करेंगे तारुफ मुसन्निफ, फिर उसके बाद खुलासा। ठीक है, इनका खुलासा आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये में किस तरह से आता है मैं अभी आपको जो है थोड़ा सा मुख्तसर से बताऊंगी। ठीक है, और जो है आपको उसको करना होगा। पहले मैं ज़बानी बता दूँ, फिर मैं आपको जो है उससे बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चों किताब निकालिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, चैप्टर तो मैं पढ़ नहीं सकती। ठीक है, मैं भी किताब निकाल ली हूँ बता रही। चैप्टर तो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, टाइम नहीं है इतना बड़ा। चलिए हम इसका खुलासा करेंगे। देखिए, पेज नंबर 22 पे, सफ़ा नंबर 22 पे जो है 22 पर है ठेले वाला शहज़ादा। उसके मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। एक नावल है। ठीक है, पहली लाइन में पढ़ के फिर बाकी आपको खुलासा बता दूँगी। ठीक है, अभी मैं पहले आपको मुख्तसर सा ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, तारुफ पेश करूँगी कि ख्वाजा हसन निज़ामी का उर्दू अदब में क्या मकाम है। ठीक है, असल नाम ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम हसन अली था। वालिद का नाम सैयद इमाम था। 25 दिसंबर 1878 में पैदा हुए। ठीक है, और जो है दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम तो फिरोजपुर में हासिल की। 12 साल की उम्र में पहुँचे तो जो है वालिद का इंतकाल हुआ। इंतहाई गुरबत में और मुफलिसी में इनकी तरबियत हुई और जो है 18 साल की उम्र में आपने अरबी, फ़ारसी, हदीस, फ़िक़्ह और तिब में महारत हासिल कर ली। क्योंकि पढ़ने का शौक़ बचपन से था और लिखने लिखाने का शौक़ भी था, इसलिए जो है आगे बढ़ते चले गए। किताबें और रसाइल बेचकर तो अपना गुजारा करते थे और उसी से अपनी तालीमी अखराजात भी पूरी करते थे। ठीक है, 1911 में आपने मिस्र और शाम का सफ़र किया और वहाँ से वापस आने के बाद एक सफ़रनामा शाया किया जो बेहद मकबूल हुआ। सही, फिर इसके बाद जो है आपने जो है इसी को अपनी आमदनी का ज़रिया बना लिया। इसके अलावा फिर उन्होंने 2 पर्चे और निकाले जिसका नाम था मनादी और तौहीद, यानी कि 2 अखबार निकाले जिनके नाम आपको बता दिए। फिर इसके बाद वो दोनों पर्चे निकालने के बाद आपका शुमार काफ़ी उनके बड़े बड़े सूफ़ी शायरों और सूफ़ियों में होने लगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो था भाई उससे आप ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग के बाउजाद में से थे। ठीक है, अच्छा, ख्वाजा हसन निज़ामी के जो आपके जो इनके मुरीद थे और जो है आपके बहुत सारे मुरीद हो गए और आपने जो है आपको उर्दू का बेहतरीन इंशा पर्दाज भी कहा जाने लगा। उर्दू के एडिसन आपको उर्दू का एडिसन का लक़ब भी मिला। इसके अलावा आपको मुसव्विर फ़ितरत भी कहा जाता है। शम्सुल उलमा का खिताब भी आपको नवाजा गया। ठीक है, और इसके बारे में आपके बारे में जो है कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान की तर्ज जदीद के मौजिद हैं। ये कौन कहते हैं? ये आपके बारे में कहते हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी कहते हैं उर्दू ज़ुबान के तर्ज जदीद के मौजिद हैं और जो है वाकई वो उर्दू के मुमताज़ इंशा पर्दाज हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद जंग आज तक उर्दू अदब में इनसे बड़ा इंशा पर्दाज पैदा नहीं हुआ। इनके मज़ामीन में तंज़ और मज़ाम शामिल होता है। ठीक है, और जो है इनके जो है तसानीफ़ हैं उनमें उनके जो मज़ामीन है, पहले उनके नाम बता दूँ। ईंट चुने का विसाल, ठीक है, मच्छर का ऐलान जंग जो है मच्छर का ऐलान जंग, मक्खी का मैदान जंग, दिया सलाई, झींगर का जनाजा, एक पैसे का सफ़रनामा। ठीक है, और फ्राम कबला टू शिमला, कम टू मौत। इसके अलावा इन्होंने कलाम पाक यानी कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया। इनकी जो किताबें हैं उसमें मुफलिसी का इलाज, तमाचा, बेगबान के आंसू, दिल्ली की सज़ा, गदर दहली के अफसाने, बहादुर शाह का मुकदमा, महरम नामा,
और सेपारा दिल और बेगमात के आंसू बहुत मशहूर है। सफरनामा मिस्र जासी है। सेपारा दिल और जो बेगमात के आंसू है बहुत मशहूर है। और आपका ये मजमून जो है उनवान जिसका नाम है ठेले वाला शहजादा बेगमात के आंसू से लिया गया है। ठीक है, सही है। अब ये सबक मैं आपको एक लाइन पढ़ के एक पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं खुलासा पूरा पेश करूँगी। 1911 के दरबार में दिल्ली के दिन फिरे, नए शहर की तैयारियां शुरू हुई, नक्शे बने, नामवर इंजीनियरों के दिमाग आराइयाँ अपने जौहर दिखाने लगी। शाहान अवध के मोरे से मंसूर अली खान सफदरजंग के मकबरे के आसपास बुम्मा ईंट बनाने और पकाने का कारखाने चालू हुए। हज़ारों गरीबों का रोजगार चमका। पकी हुई ईंटों के अंबार, रेलगाड़ी और ठेलों में सवार होकर इंपीरियल सिटी शहनशाह शहर दिल्ली की तामीरात में जाने लगी। 11 मई अब सही मानो में जो है शुरू हुआ है नॉवेल। इसमें बताया कि जब दिल्ली तबाही के बाद उसको नए सिरे से तैयार करने की बारी आई तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार चमका और बहुत सारे लोग इधर उधर से आके दिल्ली को बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए जो है काम करने लगे। उसी में एक जो है आदमी जो पकी हुई ईंटों का ठेला लेकर आ रहा था। ये 1911 मई 1917 का जिक्र है। ठीक दोपहर की धूप और हवास होने वाली गर्मी, एक बूढ़ा ठेले वाला खान बहादुर सेठ मोहम्मद हारून के भट्टे से ईंटें लेकर दिल्ली जा रहा था। सर पर सूरज की तेज किरणें, सफ़ेद दाढ़ी, मूंछों पर रास्ते का गर्द गुबार, परेशानी पर पसीने में ईंटों की सुर्खी जमी हुई थी। पीछे से एक मोटर गालिबन खतर साफ से आ रही थी। ड्राइवर ने हर चंद बुगल बजाया मगर बूढ़े और बहरे ठेले वाले ने इसकी आवाज़ ना सुनी। ठेले को सड़क से ना बजाया। मोटर करीब आई और ठेले से टकराई। ड्राइवर बहुत होशियार था, फौरन मोटर को रोक लिया और ठेले की टक्कर से मोटर को कुछ नुकसान ना पहुंचा। इस मोटर में एक सौदेगर और एक औरत बैठे थे। ठेले वाले को गरीब बूढ़ा कमजोर देखकर गुस्से से बेताब हो गया। हाथ में बतौर फैशन एक कोड़ा इसी को लिया और मोटर से उतरा। बेचारे ठेले वाले को मारने लगा। ठीक है, ठेले वाला क्या अकेला था, ज़ही को नातवा था, सबसे बढ़कर के मुफलिस और नादार था, मगर खबर नहीं दिल में क्या हिम्मत और जुर्रत रखता था। 2-4 घोड़े तो पहले हमने इसने खा लिए, लेकिन फिर बैल हाँकने का चाबक लेकर इसने नौजवान पर हमला किया और चाबक का बांस का डंडा ऐसा मारा कि नौजवान का मगज फट गया। मोटर ड्राइवर ने चाह के वो उस बूढ़े को सजा देने के लिए आगे बढ़े, मगर कदम बढ़ाने से पहले ही चाबुक की लकड़ी इसके सर पर पड़ी, जिससे इसका चेहरा खून से लाल हो गया। मोटर नशीन औरत ने घबरा कर रोना शुरू किया। बिलबिला कर चीख तू ताकि मोटर में आ जाओ, नहीं गंवार तुमको जान से मार डालेगा। ठीक है, यहाँ तक मैं बताती हूँ, जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ कि लेक्चर लंबा ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक 1911 के दोपहर के तपती हुई धूप में एक बूढ़ा ठेले वाला अपने ठेले पे ईंटें रख के ले जा रहा था। ऐसा ठेला जिसके आगे बैल बंधा हुआ है। ठीक है, ऐसे ठेले भी होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं, लेकिन ऐसे पहले ज़माने में ऐसे ठेले भी होते थे जिनके आगे कोई जानवर बंधा होता था। इसमें इनकी ये जो बूढ़ा ठेले वाला जा रहा है, इसके जो है ठेले के आगे बैल बंधे हुए थे। ठीक है, अब क्या था कि ये ले जा रहा था और पीछे से एक कार वाले ने इसको हॉर्न दिया। ठीक है, और बुगल बजाए यानी हॉर्न दिया कार वाले ने, लेकिन बूढ़ा जो कि बहरा था इसलिए सुन ना सका और वो रोड पर जा रहा था। बिल्कुल जो है कार वाले ने बड़ी मुश्किल से तेज़ आते हुए ब्रेक लगा के बूढ़े ठेले वाले को भी बचाया और गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और उसके हाथ में एक चाबुक था। आपको पता है हंटर जो होता है जिसे घोड़े को उसको मारा जाता है, और पहले ज़माने में लोग बतौर फैशन रखा करते थे, जैसे आजकल लोग पिस्टल रख के चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उसने क्या किया, उठाया और बूढ़े ठेले वाले को मारना शुरू किया। इतना मारने लगा, बूढ़ा तो 1-2 बार सह गया, लेकिन तीसरे बार में उसने वो चाबक पकड़ के अपना भी एक चाबक जो बेल जिससे बैल को मारता था उससे जो है नौजवान को ऐसा मारा कि उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। और कार में एक और मतलब औरत बैठी हुई थी, तो उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम गाड़ी में आके बैठो वरना नहीं गंवार तुम्हें मार देगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ फिर आप देखिएगा। ये सुनकर जवान मोटर बांध दोनों मोटर में बैठ गए। ठेले वाले को गालियाँ देने लगा। बूढ़ा खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा, कहता रहा बस एक ही बार में भाग गए, तैमूरी तमाचा खाना आसान नहीं। ठेले वाला इसका बुरा था, बूढ़े मोटर वाले की गालियाँ इसने सुनी ना सुनी, फिर ठेले में आन बैठा। मोटर पर दिल्ली चली गई और ठेला भी रायसीना। ठीक है, रायसीना के थाने में दूसरे दिन 2 जख्मी, चंद ठेले वाले जमा हुए। बूढ़ा ठेले वाला भी खड़ा हुआ। दरोगा पुलिस से पूछा क्या तुमने इनको जख्मी को मारा है? दूसरे ठेले वाले ने उसको ये बह रहा है। तब एक सिपाही ने बढ़कर कान के पास जाकर आवाज़ से ये सवाल किया। बूढ़े ने जवाब दिया हाँ मैंने मारा है, उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया था, 4 फोड़े मैंने खा लिए। फिर जवाब तुर्की पर तुर्की दिए। अभी लोग गरीबों को घास फूस समझते हैं, आज से 60 बरस पहले इन जख्मियों के माँ बाप मेरे गुलाम थे, यही नहीं सारा हिंदुस्तान मेरा महकूम था। दरोगा पुलिस हंसा, उसके ने कहा शायद ये पागल हो गया, बुढ़ापे ने इसकी अक्ल खो दी। अच्छा इसको अदालत ले जाओ, कल अदालत में चालान पेश किया जाएगा। इस बार दीवाने को पागल खाने भेजना चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने हाँ बूढ़ा ठेले वाला पुलिस की हिरासत में हाजिर हुआ। दोनों मुद्दई भी मौजूद थे। कोर्ट इंस्पेक्टर ने वाकई पेश की तो अदालत ने मुद्दई लिया का बयान लेना चाहते ये मालूम हुआ कि वो बहरा नहीं, चपरासी ने चीख चिक्कत से इजहार किया। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो बूढ़ा ठेले वाला वो तो कार वाला तो कार लेके भाग गया। ठीक है, जैसे ही वो कार लेके भाग गया उसने दिल्ली में जाके स्टार्टिंग में जैसे दिल्ली में पहुंचा तो उसने जाके रिपोर्ट कर दी कि मुझे एक बूढ़े ठेले वाले ने मारा है।
ठीक है, चूँकि वो पैसे वाला था और उसके पास जो है उसे अपने पैसे का बड़ा गरूर था, तो वो उसने बूढ़े गरीब ठेले वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब जैसे ही बूढ़ा ठेले वाला इतने देर के बाद पहुँचा, क्योंकि सारी गाड़ी में तो कार में तो बंदा जल्दी पहुँच जाता है ना। अब जैसे ही वो दिल्ली के उसमें मकाम पर गेट पे पहुँचा तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। किसको? बूढ़े को। ठीक है, अब जब बूढ़े को गिरफ्तार किया उसने और उससे पूछा गया कि तुमने किसी को मारा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके आसपास के जो ठेले वाले जो साथ साथ चल रहे थे उन्होंने बताया पुलिस वालों को कि ये बूढ़ा जो है वो बहरा है। तो उन्होंने जब चेक कर पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैंने मारा है। तो कहने लगे चलो पुलिस वो थाने ले गए, थाने में चालान पेश किया गया और बूढ़ा जो था अदालत में आ गया। और फिर बूढ़े ने बताया कि इन लोगों ने पहले मुझे मारा था, तो मैंने जो बयान उसने दिया तो उसने कहा कि पहले इन लोगों ने मुझे मारा था। उसका तुर्की मैंने जवाब दिया, यानी कि फौरी तौर पर मैंने जवाब दिया। मैं पहले तो 2 बार सह गया, लेकिन इसके बाद मैंने इनका जवाब दिया तो मैंने भी इनको मारा है। उसने करार कर लिया कि मैंने भी इनको मारा है। ये लोग गरीब जो है, गरीबों को क्या समझते हैं, घास फूस समझते हैं। बूढ़े ने सवाल किया और मैं जो है फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि ये गरीब लोगों को क्या समझते हैं, और मैंने इसलिए जवाब दिया कि पहले तो मैं इनका वार सह गया, लेकिन फिर बाद में मैंने इनसे अपना बदला ले लिया। ठीक है, फिर उसने कहानी सुनाई। कहानी का स्टार्टिंग हिस्सा बताती हूँ, फिर उसके बाद खुलासा पूरा पेश करूँगी। ठीक है, मेरा नाम जफर सुल्तान है, मैं मिर्ज़ा बाबर बहादुर शाह बादशाह के भाई का बेटा हूँ और मेरे दादा हिंदुस्तान के शहंशाह मोइनुद्दीन अकबर शाह सानी थे। गदर के बाद मैंने हज़ारों परेशानियाँ उठाई, मुल्कों फिरता हुआ दिल्ली में आ गया और ठेला चलाने का काम करने लगा। ठीक है, अब देखिए इस बूढ़े ने जब अदालत में बयान दिया कि मैं ज़फ़र सुल्तान हूँ। ठीक है, ज़फ़र उसने कहा कि मैं ज़फ़र सुल्तान हूँ। पहले मेरे बुज़ुर्ग भी बड़े इस जगह पे हुआ करते थे, आज जिस जगह पे आप बैठे हैं, और मैं ज़फ़र सुल्तान हूँ। मेरे दादा मोइनुद्दीन शाह सानी थे, ये भी अपने वक्त के एक बादशाह थे, और मैं मिर्ज़ा बाबर का जो था, मैं किसका ताल्लुक़ बताया, मैं मिर्ज़ा बाबर बहादुर शाह बादशाह के भाई का बेटा हूँ। ठीक है, उनके भाई का बेटा, यानी जो बाबर जो बहुत बड़ा मुगल सल्तनत का बादशाह गुजरा, उसके भाई का बेटा था। तो मैं भी एक जाहिर सी बात है, इसका मतलब है वो शहजादा था। ठीक है, और उसने कहा कि मेरी कहानी बहुत लंबी है और मैं कई मुल्कों फिरता मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 11 मई की बात है कि मैं अपना ठेला लेकर जा रहा था, पीछे से इन्होंने हॉर्न दिया। चूँकि मैं गरीब हूँ और बूढ़ा हूँ और कान से बहरा भी हूँ, मैंने नहीं सुना, लेकिन इन्होंने मुझको कार से उतर कर मुझे मारना शुरू किया। तो जिसके जवाब में मैंने इनको मारा है। अब आप मुझे जो हुक्म दें, जो सज़ा दें, मुझे कबूल है। ठीक है, बूढ़े का बयान सुनकर जितने भी अवाम वहाँ बैठी थी, जो लोग थे, बने के जज साहब भी सब हैरान हो गए कि इतने बड़ा जो है शहज़ादा और आज किस हाल में है। तो फिर उस जो है उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जो है अदालत ने कहा और फैसला सुना दिया। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि दोनों बुलाया गया, मुद्दई जिन्होंने मुकदमा किया था और मुद्दई गया जिनके ऊपर मुकदमा था, दोनों के दरमियान बातचीत हुई। तो पता चला कि वो दोनों जो थे कार सवार, वो दोनों नशे में गाड़ी चला रहे थे। और पहले तो उस बात पे मुकदमा बना, फिर दूसरी बात ये कि बूढ़े को कसूर नहीं था क्योंकि वो बहरा था और उसने सुना नहीं था, और उन्होंने जो मारा तो पहला बार उन्होंने किया था। तो फिर उन पर जुर्माना लगाया गया और जो है बूढ़े को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। खैर मुकदमा ख़त्म हो गया। अब ये मुसन्निफ़ वहाँ पर बैठे हुए थे और मुसन्निफ़ ने ये सुना, कहा। फिर जब दूसरे दिन बूढ़ा जो है पहाड़गंज की मस्जिद में जहाँ वो रहता था नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो ये मुसन्निफ़ वहाँ पहुँच गया। मुसन्निफ़ ने इनसे कहा कि मुझे अपनी कहानी सुनाइए, आप पे क्या क्या गुजरी, मैं सुनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सारी बात बताएं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं बहादुर शाह ज़फ़र हूँ, और जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए और जो है अंग्रेज़ फौज आई, तो मैं अपना महल छोड़कर अपनी बूढ़ी माँ को, नाबीना वालदा को लेकर करनाल की तरफ रुक। कि सब लोग कहीं और जाते, मैंने करनाल की तरफ रुक किया, क्योंकि मैंने करनाल की तरफ इसलिए रुक किया कि मेरा एक दोस्त था, मैंने सोचा वहाँ जाके कुछ दिन गुजारूंगा। और मैंने कुछ जमा पूंजी, कुछ जेवर वगैरह लेके मैं अपनी नाबीना वालिदा को हाथी पे बिठा के हम लोग वो क्या कहते हैं बैलगाड़ी पे बिठा के हम लोग वहाँ से निकले। रास्ते में हमें गुजर मिले, गुजर कहते हैं वो चोर मिले इनको। अब वहाँ से उनको किसी तरह से डॉल देके ये लोग वहाँ से निकले, तो अंग्रेज़ फौज का दस्ता सामने आ गया। ठीक है, अंग्रेज़ फौज के दस्ते को देख के गुजर खुद ही भाग गए। और जो अंग्रेज़ अब ये था कि अंग्रेज़ फौज का दस्ता जो है लूट लेगा, लेकिन बूढ़ी नाबीना वालदा को देखकर अंग्रेज़ फौज ने उनको जाने दिया। फिर ये करनाल की तरफ गए, बड़ी मुश्किलों से, बड़े हालात का शिकार होकर जब वो अपने ज़मींदार दोस्त के घर पहुँचे, तो उसने जो है उनको इकरार ठहरा लिया, लेकिन उसकी नीयत जो है ख़राब थी। तो उसने उनका सारा माल असबाब लूट कर दोनों माँ बेटे को जंगल में फेंकवा दिया मार पीट के। और इतना ज़्यादा मारा कि जो है उनको जब जंगल में
जब लिखवाया तो ये बेचारे जंगल बयाबान वीरान जगह पे और ज़ख्मों से चूर पड़े थे। धूप की तमाज़त, भूख की जो है कैफियतों में और माँ भी नाबीना। तो जब उनकी माँ ने बताया कि वो लोगों ने हमारा सारा मालो असबाब लूट के जो है हमें यहाँ भिजवा दिया है, और इतने ज़ख्म उनके थे कि वो चलते खड़े होते थे तो गिर जाते थे चकरा के, सर पर जो डंडे पड़े थे उससे बहुत ज़्यादा उनको चोट आई थी, जिससे उनकी कान की जो सुनने की ताकत जो है उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो अब ये बूढ़े अपनी माँ को लेके चले, रास्ते में कांटे दरख्त ऐसे थे कि जिससे उनके कपड़े भी छलनी हो गए। फिर कहीं से इतनी मुश्किल जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर एक गंवार ने आके उनकी माँ के और उनके कपड़े भी उतार लिए और वो लेकर चलता बना। अब ये जंगल में बयाबान में भूखे प्यासे, धूप की शिद्दत और जो है कपड़े भी जिस्म पर नहीं, ये वो बादशाह जिन्होंने एक हुक्मरानी की थी मुग़ल सल्तनत पे, शहज़ादे और जिनके आगे नौकर चाकर रहते थे, उन पर कैसा वक्त पड़ा था। और इस वक्त को देखकर जो है जो शहज़ादी की वालदा थी, नाबीना वालदा, उन्होंने एक दुआ की कि परवरदिगार आज कैसा वक्त है क्या जो हम गुलामों वाले थे और आज हम पर ऐसा वक्त पड़ा, न किसी दुश्मन को भी ऐसा वक्त ना दिखाना। और मैं जो है बड़े सग़ीर हिंद की भावज हूँ और मेरे पर आज ऐसा वक्त पड़ा है और मेरा बेटा भी ज़ख्मी और मैं भी खाने को भी कुछ नहीं। और ये कह के वो इतनी ज़्यादा गमज़दा होती हैं, दुआ मांग के कलमा पढ़ती हैं और वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। अब ये तो पहली ज़ख्मों से चूर, खाने पीने को कुछ नहीं, ज़ख्म में खून भी निकल रहा है, भूख भी लग रही है, बुरा हाल, बड़ी मुश्किल से घसीटते जो है पहुँचते हैं अपनी माँ को, वहीं पर ज़मीन में डाल के मट्टी डाल देते हैं उनके ऊपर, बग़ैर कफन के उन्हें जो है दफना देते हैं। देखिए ये है जो एक मुल्क की शहज़ादी और आज एक वक्त की शहज़ादी मलका, और उनका कैसा हाल हुआ कि उनको कफन तक नसीब ना हुआ। ठीक है, फिर ये बड़ी घसीटते एक दरख्त के जो है नीचे जाकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं से एक सिपाही का गुजर होता है, फ़ौज का दस्ता गुजरता है, तो वहाँ से जो फ़ौजी होता है वो उनको देखता है तो उनको कपड़े देता है और उनको अपने साथ लेकर जो है आ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर आकर वो उनके साथ वो उसका इलाज कराता है शहज़ादे का, और जो है उसको जो है खाने पीने को देता है। ये उसके पास जो है इतने दिन रहते हैं वहाँ पर, उसके साथ उसकी खिदमत करते हैं। फिर उसके बाद एक जो खैराती काफ़िला जा रहा होता है कहाँ, वो अपना मक्का मुकरमा, तो ये वहाँ पर खैराती काफ़िले के साथ जो है वहाँ मक्का मुकरमा चले जाते हैं। मक्का मौज़मा बम्बई से जो फ़ौजी है जिनको बम्बई लेकर आता है, और ये बम्बई से फिर जो है काफ़िले के साथ मक्का मुकरमा चले जाते हैं। मक्का मुकरमा में जो है 10 बरस गुजारते हैं। फिर वहाँ से मदीना शरीफ में हाज़िरी देते हैं। मदीना शरीफ में हाज़िरी देने के बाद वहाँ पे 5 बरस गुजारते हैं। फिर शाम बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारतें करते हुए हल व बगदाद शरीफ से होते हुए ये कराची आ जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान आ जाते हैं। ठीक है, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करते करते पूरी जवानी इनकी गुजर जाती है। लेकिन जब ये कराची आते हैं तो इनका दिल करता है कि अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी जगह पे जाऊँ, दिल्ली में जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो रहे, जहाँ उनका पूरा वो बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुँचते हैं। और फिर दिल्ली में ये एक दोस्त की शराकत के साथ ईंटों का कारोबार करते हैं, और मतलब फिर एक ठेला ख़रीद लेते हैं और एक घर किराए पे ले लेते हैं। अब जो कहते हैं कि मुसन्निफ़ कहता है आप पर ये सब कुछ बीती जो है, तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं हुई, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके सुनने की सलाहियत से कोई आपको नुकसान हुआ? तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा है हुआ कि मेरी सुनने की सलाहियत ख़त्म हो गई, कम अज़ कम दुनिया के ऐबों से, दुनिया की बुराइयों से तो बचा हुआ हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं आप कैसे रोज़ कह लें, मैं आपके सिफर मैं खुद चाहता हूँ अपने, कहेंगे आपको तो वजीफ़ा मिलना चाहिए था, तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट अदालत से अप्लाई करते तो आपको वजीफ़ा मिल जाता। कह लेंगे तो शहज़ादा कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वजीफ़े की, अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा हासिल कर देता, लेकिन अपने हाथ से कमाने में और जो मेहनत करके कमाने से हासिल होता है वो बहुत बेहतर होता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। अब मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, 2 पैसे मैं बैलों पे खर्च करता हूँ, 2 पैसे मकान का किराया दे देता हूँ और 2 पैसों में मेरा अपना गुजारा हो जाता है, और बचा भी लेता हूँ। और मैं बैलों पर हुकूमत करता हूँ, बैल बनकर महकूम नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहानी आपकी छाप दूँ? तो वो कहते हैं बिल्कुल छापना, लेकिन एक बात ज़रूर बताना। वो एक जुमला ज़रूर बोलता है, कहते हैं एक बात ज़रूर बताना कि गुजारिश करते हैं कि हर गुज़रने वाली बात और हर गुज़रने वाला वक्त और हर गुज़रने वाली राहत तकलीफ़ झूठी और बेअसल है, मगर इसमें इबरत ज़रूर है। और वही कहता है कि यकीनन तुम ज़रूर छापना ताकि आने वाले लोगों को मेरी बात बताना
चले, लेकिन हर इंसान को ये चाहिए कि वो इस बात के तैयार रहे कि आज अच्छे दिन हैं तो कभी बुरे दिन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था ठेले वाले शहजादे का खुलासा। ठीक है, इसका खुलासा आता है बच्चों। ठीक है, और किस तरह लिखना होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर बता दूं, इसलिए कि जो है आपको जो है ये लिखना होगा और यही आपका होमवर्क भी होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें कर दूं। देखिए, सबसे पहले आपने डालना क्या है, आपने लिखना है हवाले मुसन्निफ। ठीक है, मुसन्निफ नहीं, पहले आप लिखेंगे हवाले सबक। सही, हवाले सबक की हेडिंग डालेंगे, फिर हवाले मुसन्निफ की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हवाले मुसन्निफ की हेडिंग डालेंगे। हवाले सबक में लिखना है दर्ज खुलासा जो है ठेले वाले सबक से लिया गया है, जो हसन ख्वाजा निसामी की किताब बेगमात के आंसू से लिया गया है। ठीक है, इसमें एक शहजादे की कहानी बयान की, बस इतना सा तारुफ आपने इसमें लिखना है। फिर आपको हवाले मुसन्निफ में लिखना है दर्ज खुलासे के मुसन्निफ का नाम जो है ख्वाजा हसन निज़ामी है। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको तारुफ दिया उसमें से 3 लाइनें भी अगर आप इसमें लिखते हैं तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने डाली है खुलासे की हेडिंग। ठीक है, खुलासे की हेडिंग डाल के जो मैंने अभी आपको कहानी बताई उसको अपने अल्फाजों में लिखना है। लिखने के बाद जब एंड हो जाएगा कम से कम 1.5 पेज में आएगा। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने आखिरी हेडिंग डालनी है हर पे आकर की हेडिंग बेटा क्यों डालते हैं, हर पे आकर की हेडिंग इसलिए डालते हैं ताकि पता चले कि आपने इस सबक से क्या सीखा। ठीक है, तो वो आपने लिखना होता है, बस अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है। अब आपने देखा ठेले वाले शहजादे की कहानी आपने पूरी पढ़ी, आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा कि आप उसमें ये लिख सकते हैं कि हकीकत है कि इंसान जो है ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उसका अच्छा हो, कभी अच्छा दौर भी आता है तो बुरा दौर भी आता है। इंसान को हर वक्त हर लम्हे हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हर पे आकर के हेडिंग में डाल के आप लिख सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क भी यही असाइनमेंट है कि आपको सबक का खुलासा मुसन्निफ के हवाले और हर पे आकर के साथ लिखना होगा। ये लिखेंगे और चेक कराएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं आया है। ठीक है, और जो आप लोग असाइनमेंट जमा कीजिए पूरे हफ्ते के बाद जब आप असाइनमेंट भेजेंगे तो हर चीज़ का असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।